अध्या अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी। फ्लैशबैक। अध्या घर आते ही सीधे अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, आखिर क्यों क्यों किया मेरे साथ तुम दोनों ने ऐसा। चलो नितारा ने तो कभी मुझे पसंद नहीं किया ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन नियम तुमने भी मुझसे झूठा नाटक किया। मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी थी और कहीं ना कहीं तुम्हें चाहने भी लगी थी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि अब मैं किसी पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अध्या जोर जोर से रो रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नियम को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उस नियम ने उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। अध्या बहुत ज्यादा खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी, लेकिन उसने फिर खुद को किसी तरह संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं अध्या, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा और उन सभी से बदला लेना होगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, और सबसे पहले मैं उस इंसान का पता लगाऊंगी और फिर मैं नितारा और नियम से बदला लूंगी। अध्या ने ठान लिया था कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी। अगले दिन अध्या कॉलेज गई। वहां नियम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्या ने नियम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देख नितारा और नियम दोनों को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर नितारा ने नियम से कहा, नियम तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई नहीं पूछेगा तो उसकी अक्ल ठिकाने लगेगी और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। नियम ने भी अपना सिर हिला दिया। तो वही कृषा ने भी नोटिस किया कि अध्या कुछ बदली बदली लग रही थी। कृषा ने उससे जानना चाहा था, लेकिन अध्या ने किसी से कुछ भी नहीं बताया। अध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अजनबी इंसान को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके शोल्डर पर एक टैटू था। इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं जानती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन अध्या को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो कई बार स्विमिंग एरिया में भी गई जब वहां बॉयज स्विमिंग करते थे, और छुप छुप कर ढूंढने की कोशिश करती कि किसी के शोल्डर पर उसे वैसा टैटू मिल जाए जो उसने अपने थोड़े बहुत होशो हवास में देखा था। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और देखते देखते कब 15 दिन बीत गए, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक दिन जब वो क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में एंटर कर रही थी, उसी वक्त उसे अचानक से डिजी फील हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी हड़बड़ा गए, लेकिन नितारा ने अध्या की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। तभी टीचर ने कहा, नितारा ये तुम्हारी बहन है ना? इसे अचानक से चक्कर क्यों आ गए? तुम इसे लेकर क्लिनिक जाओ। फिर नितारा आगे बढ़ी और उसने नियम से अध्या को उठाने को कहा। कुछ देर में वो लोग क्लिनिक में थे, और क्लिनिक में डॉक्टर ने अध्या का चेकअप किया। अध्या को होश आया और उसे पता चला कि वो 2 वीक प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही नियम और नितारा ने भी ये बात सुनी तो वो दोनों भी शॉक्ड थे और दोनों नफरत भरी नजरों से अध्या को देखने लगे। अध्या को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि ये उस ट्रिप वाली रात का ही नतीजा था। वो खुद को बहुत बेसहारा महसूस करने लगी। नितारा ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, अध्या दी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने ये क्या कर लिया? और आप किसके बच्चे की माँ बन गई? आखिर आपने किसके साथ अपना मुंह काला करवाया? मुझे तो आपको अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है। मॉम डैड सुनेगी तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे तो उनसे बताने में भी शर्म आ रही है। चलो नियम, अब हमें ऐसे बेशर्म लोगों के साथ एक भी मिनट नहीं रुकना चाहिए। ये कह नितारा नियम को वहां से लेकर जाने लगी। नियम भी जाते हुए अध्या से गुस्से में बोला, अध्या, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। आई हेट यू। ये कह वो भी वहां से चला गया। अध्या पूरी तरह टूट गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। वो किसी तरह घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ लगा और अध्या सीधे जमीन पर जा गिरी। नीति उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, बेशर्म लड़की, बच्चोलन कहीं की। आखिर किस मनहूस के साथ मुंह काला किया है तूने? हमारी तो नाक ही कटवा दी तूने। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बता कौन है इस गंदे खून का बाप? बोल बोल। एक तो पहले ही तू हमारे ऊपर बोझ थी और ऊपर से अब तेरा ये मनहूस बच्चा भी हमारे सीन पर मूंग गलने आ गया। आखिर किसके साथ मुंह काला करवा कर आए है? जवाब दे। ये कह नीति ने एक और जोरदार थप्पड़ अध्या के चेहरे पर मारा। अध्या के होठों से खून निकलने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने एक नज़र अपने मामा की तरफ देखा, जो सिर्फ एक ऑडियंस की तरह ये सब कुछ देख रहे थे, और फिर उसकी नज़र अपनी बहन पर गई, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी।
अध्या इस वक्त कुछ भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ी हुई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और धीरे से बोली, मामी मुझे नहीं पता ये सब कैसे क्यों हो गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मेरे इस बच्चे का बाप कौन है। ये सुन, नितारा इतराते हुए बोली, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप किसी अनजान के साथ सो कर आई है और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। दी, आप तो बहुत चालाक निकली, कहीं कॉल गर्ल तो नहीं बन गई। वही तो इतनी जगह मुंह मारती हैं कि उन्हें अपने बच्चे के बाप का पता ही नहीं होता। मॉम, मुझे तो इसके साथ अब इस एक घर में रहने में भी शर्म आ रही है। मॉम प्लीज़ आप मुझे इस घर से कहीं और भेज दीजिए क्योंकि सब मुझे गलत नज़रों से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दी की वजह से, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ मुझे कहीं और भेज दीजिए। जिस घर में अध्या दी रहेंगी उस घर में मैं तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ये सुन, अध्या की आंखों से आंसू निकल गए। उसे पता था कि नितारा ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी। नीति गुस्से से बोली, नितारा बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी क्योंकि अगर किसी को जाना होगा तो वो है ये लड़की। ये कर्मजली इस घर को छोड़कर जाएगी। अब इसका इस घर में कोई काम नहीं है, तू निकल जा यहाँ से और कभी हमारी जिंदगी में लौटकर मत आना। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार कर आए होगी, इसे तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये कह उन्होंने अध्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर कर दिया। अध्या लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर गिरी और उसके पैरों में भी स्क्रचेस आ गए। वो फिर रोते हुए नीति, राकेश और नितारा को देखने लगी, जो इस वक्त उसे किसी गंदगी की तरह देख रहे थे। लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और इसी के साथ अध्या अपने अतीत से बाहर निकल आई। फ्लैशबैक एंड, अध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। नील ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता जब तुम्हें अपने अतीत से इतनी तकलीफ होती है तो तुम अपने अतीत के बारे में सोचती ही क्यों हो। देखो तुम आज भी उसी तरह अपना हाल कर लेती हो जैसे 3 साल पहले कर लेती थी। तुम हिम्मत वाली बन चुकी हो, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज अध्या खुद को टूटने मत दो, अभी तो तुम्हारी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी तुम्हें उन सभी से लड़ना है। ये सुन, अध्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन मैं जब जब अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि अतीत में मैंने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया उन लोगों ने मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। मुझे नफरत होती है उन लोगों से और मैं उन सब से बदला लेने के लिए ही वापस आई हूँ, और सबसे बड़ा दोषी तो वो इंसान है जिसने उस रात मेरे साथ वो सब किया था, और उससे भी बड़ा दोषी वो इंसान है जिसने मेरे साथ ये साजिश रची थी और मुझे उस इंसान के कमरे में भेजा था। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नील ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अध्या इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम खुद को तकलीफ मत दो और तुम फालतू की बातें मत सोचो। अध्या ने सिर हिलाया। तो फिर नील ने कहा, और हाँ मुझे पता चल गया है कि वो राजपूत खानदान कौन है। ये सुन, अध्या तुरंत बोली, अच्छा बताओ मुझे कौन है वो। मैं देखती हूँ कि नितारा कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहती है। उसने सालों पहले मेरी खुशियां बर्बाद की है, उसे मैं खुश रहने तो नहीं दूंगी। ये कह अध्या नील के साथ सोफे पर आए और नील ने लैपटॉप अध्या के आगे किया जिसमें राजपूत खानदान के बारे में डिटेल थी। अध्या गौर से उन सभी के बारे में पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स के बारे में पढ़ा तो शॉक्ड हो गई। नील उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ समझ नहीं पाया और वो ना समझी में बोला, अध्या व्हाट हैपन, व्हाई आर यू शॉक्ड, ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने कि तुम इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो। इस पर अध्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नील कहीं ये वही राजपूत खानदान तो नहीं है, शायद मैं इन्हें जानती हूँ। ये सुन, नील कंफ्यूजन से बोला, क्या तुम सच में इन्हें जानती हो, और तुमने मुझसे आज तक इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इनका जिक्र नहीं सुना, तुम इन्हें कैसे जानती हो। इस पर अध्या के दिमाग में 3 साल पहले की कुछ यादें चलने लगी, जो यादें उसके कॉलेज से जुड़ी थी। अध्या ने नील की तरफ देखा और जल्दी से बोली, एक्चुअली नील मैंने तुमसे इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि ये मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं लगी थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो उस वक्त कॉलेज का एक पॉपुलर लड़का हुआ करता था जिसका नाम त्रिजल राजपूत था, और उसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी, और अगर ये वही त्रिजल राजपूत हुआ जिसके साथ नितारा की शादी होनी है। अध्या परेशान हो गई। उसकी ये बात सुन नील हैरान होते हुए बोला, क्या राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे त्रिजल राजपूत के साथ तुम कॉलेज में पढ़ती थी, और तुम दोनों के बीच किस तरह की लड़ाई हुई थी। अध्या तुम मुझे डिटेल में बताओ। ये सुन, अब अध्या के चेहरे पर थोड़ी शर्म आ गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नील को ये बात कैसे बताएं। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, एक्चुअली नील, ये कहानी बहुत लंबी है। ये तब की बात है जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी। उस वक्त मेरा त्रिजल राजपूत के साथ लड़ाई हो गई थी। नील गहरी सांस लेकर बोला, तो मुझे बताओ कि आखिर किस तरह का सीन क्रिएट हुआ था। और अगर तुम पहले से ही त्रिजल राजपूत को जानती हो तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। वो तुमसे आसानी से इंटरेक्ट हो पाएगा और तुम नितारा की सच्चाई उसे आसानी से बता सकती हो। इस पर अध्या अपना सिरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें जैसी ये चीज़ सीधी लग रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर त्रिजल राजपूत के साथ नितारा की शादी हो रही है तब तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी उनकी शादी तुड़वाने में, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जमीन भी वापस नहीं मिल पाएगी। ये सुन, नील बोला, देखो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। ये त्रिजल राजपूत कहीं का 30 मार खान नहीं है जिससे तुम इतना डर रही हो, और जब तक मुझे तुम अपने अतीत के बारे में नहीं बताओगी, त्रिजल राजपूत से जुड़ी बातें मुझसे नहीं शेयर करोगी, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक अभी मैंने त्रिजल राजपूत के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया है, वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। यहाँ तक कि उसकी फ़ोटो भी मुझे इंटरनेट पर नहीं दिखी, इसलिए तुम जो बताओगी मुझे उसके बारे में वही मुझे पता चल पाएगा। इसके अलावा मैं त्रिजल राजपूत के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। अध्या फिर खामोश हो गई। उसके दिमाग में अपने अतीत से जुड़ी बातें एक बार फिर से चलने लगी और अचानक कॉलेज के पहले दिन का सीन उसे याद आने लगा। अब आगे अध्या अपने कॉलेज के फर्स्ट डे का सीन याद करने लगी, जब उसकी पहली बार मुलाकात उस कॉलेज के मोस्ट पॉपुलर लड़के त्रिजल राजपूत के साथ हुई थी। फ्लैशबैक, पर रैगिंग करना तो गलत बात होता है ना। मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस में कर दूंगी और फिर तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी जो तुम सब मेरी रैगिंग कर रहे हो। अध्या अपने सामने मौजूद एक गैंग से बोली, जो इस वक्त उसे क्लास के अंदर जाने से रोक रहे थे और उसकी रैगिंग कर रहे थे। अध्या का आज कॉलेज में पहला दिन था। अध्या की आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। हालांकि वो काफी गोरी थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही बहनजी टाइप रखा हुआ था, जिस वजह से उसकी खूबसूरती निखर कर सामने नहीं आती थी, या यूं कहे कि उसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं था, इसलिए उसे बचपन से जैसे बहनजी टाइप्स बना के रखा गया, वो उसी को अपनी पर्सनैलिटी मानने लगी थी। उसके लुक का मजाक बनाते हुए उस गैंग की एक लड़की ने कहा, वैसे बहन जी, आपको इस कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया? क्या आप यहाँ चंदा मांगने आए हैं? वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। अध्या को बहुत बुरा लगा। उसने आसपास देखा तो उसकी नज़र नितारा पर गई। नितारा को देख अध्या ने तुरंत कहा, नितारा देखो, ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो ना, इनसे बताओ ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। नितारा, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लास में जा रही थी, वो अध्या की आवाज़ से रुक गई और गुस्से से अध्या को देखने लगी। बाकी सब ने जब अध्या के मुंह से ये सुना तो सब नितारा को देखकर हंसने लगे और एक लड़की बोली, नितारा, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी बदसूरत बहन भी है। नितारा ने दांत पीसते हुए अध्या को देखा और बोली, अध्या, क्यों तुम सरेआम मेरी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने घर पर ही तुमसे कहा था ना कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे और ना ही वहाँ हम एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन दिखाएंगे। फिर तुम क्यों सबके सामने मुझे अपनी बहन कह रही हो? तुम जैसी बदसूरत लड़की मेरी बहन नहीं है, तुम सिर्फ मेरी कजिन बहन हो, इसके अलावा और कोई मेरा रिश्ता तुमसे नहीं है। ये कह नितारा ने उस गैंग की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोली, मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ भी रैगिंग की गई थी, तो मैं तुम सबको इसकी रैगिंग लेने से नहीं रोकूंगी। तुम्हें जो मर्जी हो इसके साथ तुम कर सकते हो। मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। नितारा वहां से इतराते हुए क्लास में चली गई। अध्या की आंखों में आंसू आ गए। गैंग की एक लड़की आगे आए और वो अध्या के हाथ को पकड़कर उसे कॉलेज के गेट की तरफ ले जाते हुए बोली, सो अब जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगी, वरना आज की क्लास तो तुम भूल जाओ और ये मत सोचना कि यहाँ के प्रिंसिपल तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ कोई हमारे खिलाफ नहीं जाता और अब हमारी बात चुपचाप सुनो। अध्या ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। वो अभी महज 19 साल की थी और फर्स्ट टाइम इतने बड़े कॉलेज में आई थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने कहा, इस गेट से पहला जो इंसान आएगा उसे तुम्हें किस करना पड़ेगा, और अगर तुमने उसे किस कर दिया तो हम दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारी रैगिंग करेंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, वरना हम तुम्हें डेली परेशान करेंगे जब तक कि तुम इस कॉलेज से बाहर नहीं हो जाती। आधा कॉलेज वहां मौजूद था और सभी अध्या को देखकर हंस रहे थे। अध्या को ये सब काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने गुस्से के साथ जवाब दिया,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एक लड़के ने जवाब दिया, यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। सबके साथ रैगिंग होती है और सबको कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाती है, और हमने तो तुम्हें इतनी अच्छी पनिशमेंट दी है। क्या पता तुम किसी हैंडसम लड़के को किस कर लो। वैसे भी तुम जैसी बदसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं, तो इसी से काम चला लो और अब शुरू हो जाओ। हमारे पास वक्त कम है। ये कह सभी वहां से दूसरी तरफ चले गए। अद्या गुस्से और शर्म के साथ गेट पर चुपचाप खड़ी रही। उसने मन ही मन कहा, मामा मामी ने कितने मुश्किल से मुझे कॉलेज भेजा है, और अगर इस बार मैं कॉलेज से बाहर हुई तो वो मुझे जिंदगी भर घर में ही बंद करके रख देंगे। इससे अच्छा है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो मैं कर देती हूँ, वरना फिर ये सब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और मैं पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पाऊंगी और जिंदगी भर अपने मामा मामी की गुलामी करती रहूंगी। इन सारी सोच के साथ अद्या ने कसकर अपनी कुर्ती को पकड़ लिया और सामने गेट की तरफ देखने लगी। काफी देर बीत गया, लेकिन गेट से कोई इंसान अंदर नहीं आया। ये देख अद्या ने पीछे मुड़कर उन सभी से कहा, शायद कोई नहीं आएगा। क्या मेरी सजा खत्म हो गई? लेकिन उसकी सोच से उलट एक स्पोर्ट्स कार रुकने की आवाज उसको सुनाई दी। अद्या की बॉडी शिवर करने लगी। उसने धीरे से अपना सिर गेट की तरफ घुमाया तो वहां एक लग्जूरियस कार रुकी थी और उस कार से एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाला इंसान चलकर अंदर की तरफ आ रहा था। उस इंसान ने ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। अद्या एकटक उस इंसान के चेहरे को देखते रह गई। उस इंसान की सिल्वर आइज ज्यादा अट्रैक्टिव थी। तभी उसके कानों में पीछे से आवाज गई, इसकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। ये तो इस कॉलेज के मोस्ट बैचलर लड़के को किस करने जा रही है। मैं तो इससे जालस हो रही हूँ। क्या हम इसकी सजा यहीं पर ब्रेक कर दें? दूसरे ने कहा, अरे वो लड़का जितना हैंडसम दिखने में है, उससे ज्यादा वो एरोगेंट और खड़ूस भी है। देखना जैसे ही ये किस करने जाएगी वो लड़का इस अद्या को 2 थप्पड़ लगाकर पीछे भेज देगा और फिर आएगा असली मजा। ये सुन अद्या अपने होश में आई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो हड़बड़ी के साथ उस इंसान को देख रही थी जो अंदर की तरफ ही बढ़ रहा था। अद्या को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, लेकिन पीछे से उस लड़की ने कहा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर किस करो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। उस आवाज को सुन ना चाहते हुए भी अद्या धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और वो एकदम से उस इंसान के आगे आकर खड़ी हो गई। उस इंसान के कदम रुक गए और वो अपनी आंखों से ब्लैक गॉगल्स निकालते हुए एकटक अद्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अद्या के होंठ कांप रहे थे और वो उस लड़के से अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी। वो लड़का अद्या को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मेरे रास्ते में क्यों आए हो तुम? उसकी रूह कंपा देने वाली आवाज सुन अद्या के पैर कांपने लगे। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन उसके जहन में रैगिंग का डर आया और वो अपना सिर धीरे से ऊपर उठाए और हिम्मत करते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपने पंजों की बल उठी और उसने उस लड़के के पतले होठों पर अपने नाजुक होठ रख दिए। उस लड़के की भौहें तन गई। वो घूरकर अद्या को देखने लगा। अद्या के पैर कांप रहे थे। उस लड़के ने ये नोटिस किया और अचानक से उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ही पल अद्या उस लड़के से दूर हुई, लेकिन उसी वक्त उस लड़के ने अद्या को कमर से पकड़ा और अद्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अद्या की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से उस लड़के को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। वहां मौजूद बाकी सब भी बहुत शॉक्ड हो गए। उन्हें लग रहा था कि अभी वो खड़ूस लड़का अद्या को थप्पड़ मारेगा खुद को छूने के बदले, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। नितारा भी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दिखने लगा। अद्या स्ट्रगल करने लगी। वो उस लड़के को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर वो लड़का उससे दूर होने की बजाय उसे और भी गहराई से किस करने लगा। अद्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर किया, लेकिन उस लड़के ने उसके कान में कहा, ये जो तुमने त्रिजल राजपूत के आगे किस करने की हिम्मत दिखाई है, इसकी सजा तुम्हें अब जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। ये कह वो इंसान त्रिजल राजपूत, जो कि राजपूत खानदान का इकलौता वारिस था, उसने अद्या को एक झटके से छोड़ दिया और अद्या लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। त्रिजल ने वापस मुड़कर अद्या को नहीं देखा और वो अपने तेज कदमों से कॉलेज की तरफ बढ़ गया। अद्या को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, ये क्या कर दिया मैंने? और त्रिजल राजपूत अब क्या करेगा मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं इसकी सजा जिंदगी भर चुकाऊंगी? ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती त्रिजल राजपूत को किस करके कर दी। अद्या की आंखें नम हो गई। वो तुरंत पीछे मुड़ त्रिजल को देखने लगी, जो अब तक वहां से जा चुका था।
फ्लैशबैक एंड अध्या की ये सारी बातें सुन नील हैरान हो गया और वो हैरानी से बोला, क्या तुमने त्रिजल राजपूत को किस किया? वो भी अपने कॉलेज टाइम में और फर्स्ट टाइम मिलते ही। अध्या का चेहरा अभी भी लाल था, उसे बहुत शर्म आ रही थी ये सब बताते हुए, लेकिन उसे ये सब कुछ बताना पड़ा था। अध्या ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। नील चुप हो गया। कुछ देर के साइलेंस के बाद नील ने कहा, तो इसका मतलब उस दिन के बाद से त्रिजल राजपूत ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया था? इस पर अध्या ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, वो फिर जब भी मुझसे मिलता हमेशा मुझे परेशान किया करता, मुझे टीज किया करता और सबके सामने इंसल्ट किया करता था। मुझे उस कॉलेज में सबसे ज्यादा उस त्रिजल राजपूत की वजह से ही डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कॉलेज को छोड़कर ही भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास उस कॉलेज में पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए किसी तरह मैंने दिन काटने शुरू किए और फिर उसके बाद वो ट्रिप वाला हादसा। फिर तो तुम सब कुछ जानते ही हो। नील को अध्या के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। उसने फिर गहरी सांस ली और बोला, कोई बात नहीं अध्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिजल राजपूत अगर अब तुम्हारे सामने आएगा भी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तुम अकेली और कमजोर थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर त्रिजल राजपूत से ही नितारा की शादी हो रही है तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। इसके जवाब में अध्या बोली, लेकिन हम क्या करेंगे नील? अगर मैं त्रिजल राजपूत के सामने भी गई तो वो कहीं फिर से मुझे परेशान करना ना शुरू कर दे और कहीं मेरी वजह से उनकी शादी टूटी तो वो इंसान शायद मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। नील ने कुछ सोचते हुए कहा, राजपूत खानदान काफी बड़ा और इज्जतदार खानदान है। जब उन्हें नितारा की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो खुद ही उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे, तो हमें बस इतना करना है कि नितारा और उसके माँ बाप की सच्चाई राजपूत खानदान वालों के सामने लानी है। ये सुन अध्या बोली, यू आर राइट, हमें अभी सिर्फ यही करना चाहिए और अब हमें अपने प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इनकी शादी कब है। नील ने जवाब दिया, हाँ, और फिर हम अपने प्लान को शुरू करेंगे। वो दोनों भी बात कर रहे थे कि रूम का डोर नॉक हुआ और वो दोनों नासमझी में डोर की तरफ देखने लगे। कौन आया है इतनी रात को डोर पर? क्या त्रिजल राजपूत करेगा एक बार फिर से अध्या को परेशान? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी से प्यार। इतिहास गवाह है, एक पुलिस क्रिमिनल को कैद में डालता है, लेकिन क्या हो जब एक क्रिमिनल ही एक पुलिस को अपनी कैद में डाल दे तो? एक 21 साल की लड़की जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था और बनी थी एक पुलिस ऑफिसर, जिसे दिया जाता है एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करने में वो लड़की अपनी इज्जत तक गवा बैठती है, एक ऐसे सनकी पागल इंसान के हाथों जो क्रिमिनल की दुनिया का बेताज बादशाह था। कौन सा ऐसा टास्क दिया गया उस पुलिस ऑफिसर को? क्या किया उस सनकी क्रिमिनल ने उस पुलिस ऑफिसर के साथ? जानने के लिए पढ़िए मैन मास्क मलंग।